आज हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दशकों से चल रहे तनाव के एक ऐसे मोड़ की बात करेंगे जहां सब कुछ बदल गया। ये कहानी है एक बहुत ही दुस्साहसी मिलिट्री ऑपरेशन की, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की और एक पूरे देश के भविष्य की। तो चलिए देखते हैं कि हालात इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। देखिए, ये कहानी शुरू से शुरू नहीं होगी। नहीं, हम सीधे उस धमाके पर चलेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तारीख थी 3 जनवरी 2026, सुबह का वक्त। कराकस का आसमान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दशकों से जो एक तरह का गतिरोध बना हुआ था, वो बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला था। ये ऑपरेशन बहुत तेज था, सटीक था और हाँ, काफी घातक भी। जैसा कि हम देख सकते हैं, 40 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसने इसे हाल के इतिहास के सबसे नाटकीय सैन्य दखल में से एक बना दिया। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिका ने इसे जंग का नाम नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन की तरह पेश किया, जैसे वो मादुरो और उनकी पत्नी को नार्को टेररिज्म के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हों। ये एक ऐसा कानूनी दांवपेच था जिस पर आगे चलकर बहुत बहस होनी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक दूसरे देश के राष्ट्रपति महल पर धावा कैसे बोल सकती है? इसका जवाब छिपा है पिछले 5 महीनों में हुई घटनाओं के सिलसिलेवार घटनाक्रम में। कराकस पर इस रेड से पहले ही कैरेबियन और प्रशांत महासागर में एक तरह की छिपी हुई जंग चल रही थी। पूरे 5 महीने तक अमेरिकी सेना ने कथित ड्रग्स ले जा रही नावों पर 35 से ज्यादा हमले किए और इन हमलों में 115 से ज्यादा लोग मारे गए। ये एक प्रेशर टैक्टिक थी जो धीरे धीरे लगातार बढ़ाई जा रही थी। इस टाइमलाइन को देखिए तो साफ पता चलता है कि सब कितना सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था। सितंबर में ड्रग्स वाली नाव पर पहला जानलेवा हमला और दिसंबर में CIA का पहला ड्रोन स्ट्राइक। हर एक कदम तनाव को और ऊपर ले जा रहा था। लेकिन अमेरिका में ही हर कोई इस तरीके से सहमत नहीं था। जैसा कि सेनेटर जैक रीड ने कहा, अमेरिकी सेना को यह अधिकार नहीं है कि वो संदिग्ध अपराधियों का पीछा करें और बिना मुकदमे के उन्हें मार दे। इस बयान ने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी कि क्या सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही थी। अच्छा, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 2025 से भी बहुत पहले, क्योंकि इस दुश्मनी की जड़ें दशकों पुरानी हैं। कहानी शुरू होती है 1999 में ह्यूगो चावेज के चुनाव से। उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए। फिर 2002 का तख्ता पलट का प्रयास हुआ, जिसका इल्जाम वेनेजुएला ने अमेरिका पर लगाया, और फिर 2017 और 2019 के बीच लगे वो कड़े प्रतिबंध। मतलब ये दुश्मनी कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि 1/4 सदी पुरानी है। और ये अविश्वास कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस कोट से लगाइए। ये आज का नहीं, बल्कि 1818 का है। एक अमेरिकी एजेंट साइमन बॉलिवर के बारे में ये बातें कह रहा था। इससे पता चलता है कि एक दूसरे पर शक की ये भावना कितनी पुरानी है। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक इतिहास की नहीं थी। इसके पीछे 2 और बहुत बड़ी वजह थीं। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना और अमेरिका की 200 साल पुरानी एक विदेश नीति। तो अपने इस एक्शन को सही ठहराने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने मुनरो डॉक्ट्रिन को फिर से सामने रखा। ये एक 200 साल पुरानी पॉलिसी है जिसका मोटा मोटा मतलब यह है कि अमेरिका अपने इलाके यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किसी भी बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बार उन्होंने इसे रूस और चीन जैसे अपने नए विरोधियों पर लागू कर दिया। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सबके केंद्र में थी, पैसा यानी तेल। 303 अरब बैरल, ये है वेनेजुएला का प्रूवन कच्चा तेल भंडार, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये एक ऐसा खजाना है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। पर उस तेल को निकालने में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री दशकों के मिसमैनेजमेंट की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसे वापस अपने पीक पर लाने के लिए कम से कम $58 अरब के भारी भरकम निवेश की जरूरत थी। और अमेरिकी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। राष्ट्रपति ने खुलेआम कहा कि अमेरिकी कंपनियां ही वेनेजुएला के तेल भंडार को डेवलप करेंगी। इससे इस पूरे ऑपरेशन के पीछे का कमर्शियल एंगल एकदम जाहिर हो गया। चलिए, अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इस अभूतपूर्व कार्रवाई का फौरी तौर पर क्या नतीजा निकला? पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और एकदम बढ़ी हुई।
एक तरफ रूस और चीन ने मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की, तो दूसरी तरफ अमेरिका के अपने दोस्त जैसे फ्रांस और मेक्सिको ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर चिंता जताई। इस एक कदम ने अमेरिका को दुनिया के मंच पर काफी अकेला कर दिया। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी चल रहा था। 2026 तक करीब 80 लाख वेनेजुला के लोग देश के आर्थिक पतन की वजह से देश छोड़कर भाग चुके थे। ये दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था। तो मादुरो को हटाकर अमेरिका ने एक तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी, एक ऐसे देश की जो बुरी तरह से बंटा हुआ और तबाह हो चुका था। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक एक सुरक्षित और सही सत्ता हस्तांतरण का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक वो ही देश चलाएंगे। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जो शायद 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा। जब किसी देश की सरकार नाकाम हो जाती है, लेकिन उसके संसाधन दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसके भविष्य का फैसला करने का हक किसे है? और इसका जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं है।